द इंडो फ्रेंच IAS.com साथ हर पल का। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग करने वाले हैं अपने क्लास 11 का एक मस्त सा शानदार सा टॉपिक, जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो क्या होती है बायोडायवर्सिटी, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, और कैसे कंजर्व की जाती है, और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से जानने वाले हैं, यानी कि डिटेल से जानने वाले हैं मेरे मित्रों। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोग आज बात करेंगे कि धरती के ऊपर जिंदगी आई कैसे, और बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है कि धरती के ऊपर अलग अलग प्रकार की जो जीवन है वो रहता है। जैसे हम लोग बात करें, चाहे अलग अलग वैरायटी के स्पीसीज ले ले, चाहे प्लांट्स के चाहे एनिमल के, और ये इवॉल्व हुए हैं हमें 2.5 से 3.5 बिलियन ईयर्स में इवॉल्व हुए हैं। हम लोग इस यूनिट में इनकी मीनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बायोडायवर्सिटी का मीनिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको खतरे क्या है, इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, और इसको समझना कि हम लोग इसलिए भी चैप्टर को समझ रहे हैं कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझ सकें कि हमारे आसपास में क्या सराउंडिंग्स है, और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है अपने एनवायरनमेंट को लेकर। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल से बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और उम्मीद है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। और अगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अच्छे वे में आप एक स्ट्रेटेजिक वे में अगर आप लोग अपनी क्लास 11th 12th या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी वेबसाइट द इंडो फ्रेंच IAS को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, और हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर के आपको 3-3 वीडियो अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। और आप लोग चाहें तो हमसे, हमारे मेंटर से भी बात कर सकते हैं। आपको पर्सनल मेंटर मिलता है जब भी आप चाहें। जब भी आपको डाउट हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं प्रॉब्लम होने के बाद, अगर कुछ किसी चीज में आपको डाउट लगता है तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। सबसे पहले मीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा गायब हो गई क्योंकि आपको दिखेगा नहीं क्लियरली, इसलिए। तो जो वर्ड डाइवर्सिटी है, तो उसका मतलब क्या है, तो अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होती है, और डाइवर्सिटी मीन क्या होता है कि अंतराल की अलग अलग वैरायटी, कितनी हमारी एनवायरनमेंट के अंदर लाइफ की वैरायटी प्रेजेंट है, कितनी जो जीवित चीजें हैं उनकी वैरायटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन के अलग अलग प्रकार से जो जीव पाए जाते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये नंबर है। किस चीज का नंबर है भैया? वैरायटीज का। कि किसकी वैरायटीज के बारे में बात कर रहे हैं सर आप? तो मैं ऑर्गेनिज्म की वैरायटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि भैया बंदर की, कुत्ते की कितनी वैरायटीज पाई जाती हैं हमारे सोसाइटी, हमारे अर्थ के अंदर में, एक इकोसिस्टम के अंदर में। तो वो चीज कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुआ है? सिंपल टर्म में ये कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैरायटी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में, जैसे कि मान चलिए कि मैं बता रहा कि एक इको सिस्टम है कोई, जैसे कोई डेजर्ट एरिया है। तो डेजर्ट एरिया क्या होता है, हमें पता है बचपन से कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि कोई जैसे डेजर्ट है या फिर अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। तो उस पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में, जियोग्राफिकल रीजन में कितनी अलग अलग वैरायटी पाई जाती है स्पीसीज की, वो चीज का कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग वैरायटी प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि उनके अंदर कितने जीन्स कंटेन है इकोसिस्टम के अंदर, और यही सब मिला के क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो भैया एक तरीके से कह सकते हैं वेरिएबिलिटी अमंग ऑर्गेनिज्म, कि भैया के कितनी हमारी धरती के अंदर कितनी अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, तो वही चीज क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और ये हो सकती है स्पीसीज के बीच में और इकोसिस्टम के बीच में हो सकती है। तो ये हमारी एक लिविंग वेल्थ है, यानी कि हमारी धरोहर है ये, कि हम लोग पैसे से नहीं, पर हमारे इन्वायरमेंट में अगर ज्यादा से ज्यादा वैरायटी होगी तो ये हमारे लिए एक तरीके से वेल्थ का ही काम करती है, क्योंकि जितनी ज्यादा वैरायटी या प्रेजेंट होगी हमारी धरती के अंदर, तो उतनी हमारे सर्वाइवल के चांस बनते चले जाएंगे। तो इसलिए ये हमारी क्या है, लिविंग वेल्थ है। और हम लोग बात करें, और ये केवल कुछ महीनों, कुछ सालों, कुछ दशकों में नहीं हुआ है, मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। जो एवोल्यूशन हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, जो इतने अंतराल में हमें अलग अलग जीव देखने को मिलते हैं, तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। हजारों सालों का, लाखों सालों का अंतराल के समय पर हमें इतनी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो
क्लियर हुआ कि बायोडायवर्सिटी क्या है, कि हमारी धरती पे कितने अलग-अलग स्पीशीज पाई जाती हैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर, वो चीज क्या कहलाती है, बायोडायवर्सिटी कहलाती है। तो हम लोग कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं, कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड है किससे, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है कुछ फैक्ट्स, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फैक्ट क्या लिखा है कि बायोडायवर्सिटी, तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी आज के समय पर जो बायोडायवर्सिटी है, तो ये केवल 2-4 दिन का काम नहीं है। 2.5 से लेकर 3.5 बिलियन ईयर लगे हैं इसको इवॉल्व होने में। और हम दूसरा फैक्ट ये है कि इंसानों से पहले हम लोग बात करें कि जब से इंसान आया तब से उससे पहले से हम लोग बात करें, जब इंसान आया था उससे पहले और ज्यादा वैरायटी थी, बायोडायवर्सिटी थी। हम लोग बात करें किसी और पीरियड के कंपैरिजन में, यानी कि उस समय पर ऐसे-ऐसे जीव रखे होंगे तो आपने कभी माइंड ब्लोइंग कभी सोचा भी नहीं होगा इतने प्रकार के जीव रहते होंगे पहले के समय पर। और जैसे ही हम लोग बात करें ह्यूमन का इमरजेंस हुआ तो जो बायोडायवर्सिटी थी वो रैपिडली कम होने लगी। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग तबाही मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, जानवरों को काटते हैं, जानवरों को मारते हैं, रोज जाने कितने लोग जाने कितने जीवों को मारते रहते होंगे। तो ये सब हुआ है किसकी वजह से? इंसान ओवर यूज करता है चीजों को, नेचर को एक्सप्लॉइट करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, तो ये हुआ है इसकी वजह से। डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि भैया इंसान बहुत बदतमीजी करता है नेचर के साथ में। और इसके अलावा अगला फैक्ट क्या लिखा है कि जो ग्लोबल स्पीसीज है वो एस्टिमेट की जाती है 2 से लेकर 100 मिलियन के बीच में। तो मतलब एक एवरेज लेके चलें 10 मिलियन पूरे वर्ल्ड में, मतलब 10 मिलियन से ज्यादा अभी हो सकती है स्पीसीज, क्योंकि हमने तो क्लासिफाई नहीं किया बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मक्कार हैं हम लोग। ठीक है, और करीब 40% जो फ्रेश वाटर फिशेज है कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, वो तो भैया क्लासिफाई नहीं की जा चुकी है अभी तक। ठीक है, तो ये तो हमें मोटा मोटा पता है। ठीक है, अपनी बायोडायवर्सिटी के बारे में। और गाइस अगर हम लोग बात करें जो स्पीसीज वगैरह हैं, तो जितनी भी स्पीसीज हैं तो उनकी जो एवरेज हम लोग बात करें उनकी बायोडायवर्सिटी की एस्टिमेट की जाती है कि उनकी स्पीसीज की एवरेज लाइफ कैसी होगी, 1 से 4 मिलियन ईयर होगी, मतलब हर एक की, मतलब एक स्पीसीज की एवरेज अगर हाफ लाइफ देखें किसी भी स्पीसीज की, तो वो एस्टिमेट की जाती है 1.4 मिलियन ईयर्स। और जो 99% स्पीसीज हैं थी जो कि जो कभी धरती पर रहती थी वो आज एक्सटेंड हो चुकी हैं। यानी कि जो हम लोग आज के समय पर देखते हैं वो केवल पूरे वर्ल्ड का केवल 1% हिस्सा ही है। सोच के देखिए कितनी हजारों स्पीसीज धरती पर रहती होंगी, और जब रहती होंगी तो क्या क्या नजारा रहता होगा वो, तो खुद सोच के देखिए। और जो हम लोग बायोडायवर्सिटी देखते हैं तो ये हम लोग बात करें इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जरूरी नहीं कि भैया कि हर जगह पे अगर एक एवरेज मछली की अगर इंडियन सॉरी एशिया में इतने जानवर पाए जाते हैं तो अमेरिका में भी उतने पाए जाएं, अंटार्कटिका में इतने पाए जाएं। तो हर जगह की भैया अपनी क्वालिटी होती है, हर जगह के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो अलग अलग जगह होती हैं तो वहाँ पे जो स्पीसीज की नंबर्स हैं वो अलग अलग वेरी करते रहते हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग बात करें कि जो पोलर रीजन्स हैं तो वहाँ पे इतनी ठंडी होती है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलती है। पर अगर हम लोग बात करें कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, एक सिस्टम है जो कि हम लोग बात करें कांस्टेंट इवॉल्व होता रहता है, और स्पीसीज के पर्सपेक्टिव से देखें या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कि कितने लेवल होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, इनके बारे में थोड़ा अब डिस्कस करते हैं। तो गाइस अपन अब बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी के बारे में। तो 3 प्रकार के लेवल पर डाइवर्सिटी है, तो देखते हैं। तो धरती के अंदर 3 प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले जेनेटिक को समझते हैं। तो जेनेटिक के अंदर जैसे मान चलिए कि आम है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंगो बताया, इसमें दशहरी आते हैं, अल्फोंसो आते हैं, लंगड़ा आते हैं। तो ऐसे करके एक ही प्रकार की, जैसे हमने आम की बात की, तो आम की बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो मतलब आम की बहुत सारी इसकी वैरायटी आती हैं। तो ये क्या है, ये जेनेटिक वैरायटी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे आपको डॉग्स के बारे में पता होगा, डॉग्स, तो डॉग्स के अंदर जर्मन शेफर्ड आते हैं, और जर्मन शेफर्ड, और विस्की टाइप में आता है, वो क्या बोलते हैं उसे, वुल्फी बोलते हैं, वुल्फ टाइप में आते हैं, अलग अलग ब्रीड आती है इनकी कुत्तों की। जर्मन शेफर्ड हुआ, या फिर नॉर्मल ले लो, लोकल ब्रीड का आ गया कुत्ता,
तो ये क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है अलग अलग लाइफ फॉर्म का। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, इसका मतलब जीन्स के थ्रू, मतलब जीन्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले तो कहीं आपको काले इंसान दिखेंगे, कहीं गोरे इंसान दिखेंगे, तो ये अलग अलग वैरायटी है हमारी, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीसीज लेवल पर ये हमें वैरायटी देखने को मिलती है। जब हम लोग बात करते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी दिखती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हम लोग होमो सेपियन से बिलोंग करते हैं, पर हमारे कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग अलग होते हैं। किसी की हाइट लंबी होती है, किसी का रंग अलग होता है, किसी का फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है, किसी की आंखें छोटी होती हैं, किसी की आंखें बड़ी होती हैं। तो सेम प्रकार के जीन्स के अंदर आते हैं, बस थोड़ी वेरिएशन थोड़ी अलग अलग होती है। फिजिकल लेवल पर हो सकती है, हाइट के लेवल पर हो सकती है, अपीयरेंस के बेसिस पे होती है। तो ये क्यों होता है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से होता है। और ये हम लोग बात करें कि पॉपुलेशन की स्पीसीज के लिए बहुत हेल्दी होता है ये। तो अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्लियर हो गई। तो एक ही प्रकार के जीवों के अंदर अलग अलग उसके वेरिएशन, जैसे कि हम इंसान है, तो किसी कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, किसी की आंखें छोटी होती हैं। तो चाइना के लोग अलग होते हैं, जापान के अलग होते हैं, और साउथ अफ्रीका के अलग होते हैं। अब दूसरी हुई स्पीस डाइवर्सिटीज। तो इसमें हम लोग वैरायटी ऑफ स्पीसीज होती है। जैसे एक जंगल है, जंगल की बात करें, तो जंगल के अंदर अगर हम लोग बात करें कि हिरन है, शेर है, लॉयन, बियर है, डॉग है, एलिफेंट है। तो अलग अलग क्या है, ये अलग अलग स्पीसीज के जीव है। तो ये होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज के बेसिस पर हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं कि कितने एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में, एक जंगल के अंदर कितने जीव मिल रहे हैं, एक पर्टिकुलर समुद्र के अंदर कितने जीव पाए जा रहे हैं, एक फिक्स एरिया होता है, उसके अंदर कितनी वैरायटी के एनिमल्स पाए जा रहे हैं। वो चीज क्या कहलाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। रिचनेस, अबंडेंस, टाइप, उसके कुछ एरिया हम लोग बात करें स्पीसीज में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और कुछ अच्छे नहीं होते हैं। जो अच्छे होते हैं उन्हें हॉटस्पॉट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि पोलर रीजन पे निकल जाओगे तो तुम्हें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी अंटार्कटिक वगैरह में, और वही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में चले जाओगे तो वहां पे तुम्हें बहुत सारी स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, जैसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हम लोग बात करें कि कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, जैसे ओशियन ओशियन इकोसिस्टम हो गया और डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। तो ऐसे करके इनकी वेरिएशन होती है। तो ब्रॉडर लेवल पर ये की जाती है। और डाइवर्सिटी देखी जाती है हैबिटेट वगैरह की, इकोलॉजिकल प्रोसेस देखी जाती है कि हर एक इकोसिस्टम में कैसे हो रही है। और बाउंड्रीज होती हैं इनमें, हम लोग बात करें स्पीसीज के बीच में, तो ये बहुत रिजिड नहीं होती हैं, कहीं कहीं पे कॉम्प्लेक्स मिलती भी हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें कि ये समुद्र वाला इलाका हो गया, और ये हो गया पानी का इलाका, और जहाँ पे ट्रांजिशन वगैरह होगा तो ये इनके बीच में बाउंड्री ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो जब तुम ज्यादा लेवल पर चले जाओगे तो वो होता है, मतलब एक तरीके से जैसे जंगल हुए, जैसे तुम्हारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम हुआ, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम हुआ। तो ऐसे करके इनके बीच में वेरिएशन देख लेते हैं हम लोग। तो ये होती है हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में, कि इकोलॉजिकल रोल क्या होता है बायोडायवर्सिटी का, वो समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले, अभी शायद छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, पहले मैं स्क्रीन कंपेटेबल बना दूं इसे। अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, आई थिंक सो नहीं दिख रहा, रहने दो, तेज सही था। अब शायद आपको क्लियरली विजुअल हो। अब सही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या इकोलॉजिकल रोल है बायोडाइवर्सिटी का, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत हम लोग बात करें चाहे ह्यूमन कम्युनिटी हो, तो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं कि जो डाइवर्सिटी होती है नेचर की, जेनेटिक लेवल पर या फिर अलग अलग लेवल पर। और इकोलॉजिकल क्या कंट्रीब्यूशन होता है वो देखते हैं। तो इकोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का, इसमें क्या होता है कि इकोलॉजिकल जो इकोलॉजी होती है उसमें बायोडाइवर्सिटी कैसे हेल्प करती है उसके बारे में देखते हैं। कि बहुत सारी स्पीसीज हम लोग बात करें, एक इकोसिस्टम होता है, जैसे कि कोई भी इकोसिस्टम होगा, चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे ओशियन इकोसिस्टम हो, चाहे डेजर्ट इकोसिस्टम हो। तो वहां पे अलग अलग जो जीव रहते हैं तो उनका अलग अलग काम होता है। कुछ के फंक्शन कुछ होते हैं, कुछ के फंक्शन ये होते हैं, कुछ के फंक्शन वो होते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो बिना रीजन के डेवलप हुई हो। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है तो उसकी जरूरतें अलग हैं, तो हर तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं वो कुछ ना कुछ तरीके से। तो एक इकोसिस्टम को बना के रखती हैं एक तरीके से। कुछ जैसे कि हम लोग बात करें, कुछ स्पीसीज कैप्चर करके रखती हैं, कुछ स्पीसीज स्टोर करके रखती हैं एनर्जी को। और हम लोग बात करें कि कुछ प्रोड्यूस करती हैं, कुछ डिकम्पोज करती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। जैसे कि हम लोग बात करें वाटर साइकिल हुई, न्यूट्रिशन साइकिल हुई। और ये एक इकोसिस्टम बना के रखते हैं और फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस को, और रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को।
यही फंक्शन होता है इकोसिस्टम में और ये इंसानों के लिए और इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊँ तो जैसे एक इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में एक पेड़ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फूल बना दे रहा, एक पेड़ बना दिया मान चलो ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक है जिराफ है, या फिर मान चलो एक बकरी है, ठीक है, बकरी बना दी मैंने, ये बकरी है अपनी कोई, इसकी 4 टाँगें हैं, तो यहाँ पे घास वगैरह लगी है। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेड़ है या फिर ये घास है ये बकरी खाएगी, तो एनर्जी क्या थी, एक ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम बता रहा, तो यहाँ पे घास थी, अब ये भैया बकरी ने खा ली इसको, तो अब यहाँ इसने खा लिया। और अगर दूसरा, अब बकरी को कौन खाएगा, बकरी को खाएगा शेर, तो शेर भाई बैठे अपने यहाँ पे, तो शेर भाई ने इन्हें खा लिया। अब शेर मर जाएगा तो यहाँ पे बैक्टीरिया लग जाएंगे, तो वो डिकम्पोज कर देंगे उसे, और मिट्टी में मिल जाएगा वो, और उससे क्या होगा, प्लांट ग्रोथ होगी। तो अब समझते हैं, अब यहाँ पे एक साइकिल ऑफ चेन बन गई है कि अब पेड़ क्या कर रहे हैं, पेड़ एनर्जी ले रहे हैं सन से, वो एनर्जी स्टोर चेंज कर रहा है किसमें, बकरी को दे रहा है, बकरी दे रही है शेर को, शेर को दे रहा है क्या, ये जो बैक्टीरिया वगैरह है, और फिर बैक्टीरिया वगैरह से क्या होता है कि यहाँ पे जो फसल अच्छी उगती है। तो एक साइकिल, एक तरीके से ये अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। जैसे एक पीढ़ी खत्म हो गई, एक पेड़ खत्म हो गया, तो दूसरा ऐसे सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि दूसरा सर्वाइव कैसे करेगा, जो वहाँ पे न्यूट्रिशन होंगे, डिकम्पोजेशन होंगे, वहाँ पे कीड़े वगैरह होंगे, तो वहाँ पे मिट्टी अच्छी होगी, फर्टाइल हो जाएगी। और जहाँ पे हम लोग बात करें तो ऐसे करके इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। अब वही हम लोग बात करें कि अब जहाँ पे पेड़ बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर वहां पे हम लोग बात करें कि पेड़ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर तब भी प्रॉब्लम है। और जैसे अगर बकरी ज्यादा हो गई, तो बकरी ज्यादा, अगर अगर मान चलिए कि अगर शेर नहीं हो, तो बकरी पूरे इलाके में फैल जाएंगी और पूरी वो जमीन से पेड़ उखाड़ उखाड़ खा जाएंगी, तो भैया ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि अगर जानवर नहीं हुए, जे नहीं हुए, तो भैया इनकी जो भेड़ें हैं, तो भेड़ें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो इनसे समस्या हो जाएगी। तो एक तरीके से एक सिस्टम अपने आप को, जो इकोसिस्टम होता है, सस्टेन करके रख पाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, अगर बहुत सारी स्पीसीज होंगी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फंक्शन होता है, तो इसलिए हम लोग बात करें कि वो अपने आप को बचा के रख पाती हैं। उसी चीज को हम लोग बात करेंगे इसमें, रिलायंस और स्टेबिलिटी, कि अगर हम लोग बात करें कोई डाइवर्सिटी होती है, कोई इकोसिस्टम होता है, तो हम लोग बात करें जितनी उसके अंदर डाइवर्सिटी होगी, तो वो उतना ही स्टेबल होगा। तो वही चीज यहाँ रखिए कि जितना इकोसिस्टम डाइवर्स होगा, तो उतने ही चांसेस होंगे स्पीसीज के सर्वाइव करने के ऊपर, चाहे उनकी पर अटैक हो। जैसे मान लीजिए कि एक एक भेड़ों का झुंड है, उसमें 100 भेड़े हैं, अब उन्होंने 5 की ऊपर अटैक हो गया, 95 तो बची हैं, 90 में से अगर 5 चली गई, तो 85 तो बची हैं कम से कम। तो अब जितनी अगर डाइवर्सिटी होगी उन्हीं की, अगर ब्रीडिंग की, तो अगर एक स्पीसीज खत्म भी होगी, तो अगर बाकी स्पीसीज तो बची रहेंगी ना, तो जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी, तो उतना ही इकोसिस्टम अपना रिलायबल और स्टेबल रहने वाला है। तो और जितनी हम लोग बात करें लॉस ऑफ स्पीसीज होंगी, और उतने ही सिस्टम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और जितनी हम लोग बात करें जहाँ पे हम लोग बात करें इकोसिस्टम, जहाँ पे हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं, तो उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका एक तरीके से दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी स्पीसीज की इकोसिस्टम के अंदर, तो जो इकोसिस्टम है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर होगी आपको। तो भाई सब बात करने वाले हैं साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक रोल के बारे में, बायोडायवर्सिटी के, इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं साइंटिफिक रोल के बारे में। तो बायोडायवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्पीसीज हमें बताती है कि कोई लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, क्योंकि साइंस क्या था, साइंटिफिक स्टडी में हम लोग कैसे क्या करते हैं कि पता करते हैं कि कोई चीज कैसे हुई, क्या फिनोमेना होता है। तो इसी तरह से जो बायोडायवर्सिटी है, तो वो हमें बताती है कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई और कैसे इवॉल्व होगी। अगर हम लोग इसको समझ जाएंगे, तो हम लोग लाइफ की फंक्शनिंग को समझ जाएंगे कि हमारा जो इकोसिस्टम, हम जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, तो उसको कैसे मेंटेन कैसे करना है, तो कैसे खत्म हो रहा है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि हमें पता होगा इकोसिस्टम के बारे में, तभी तो उसे बचा पाएंगे। जब इकोसिस्टम के बारे में पता ही नहीं है कि लाइफ कैसे इवॉल्व होती है, या फिर एक एक दूसरे की इंटरेक्शन कैसे होते हैं, तो फिर हम लोग नहीं बचा पाएंगे अपने इकोसिस्टम को। जिससे कि हमारा इकोसिस्टम भी खत्म हो जाएगा, कि हम इंसान फिर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमारी खुद की सर्वाइवलिटी के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग जरूरी होना चाहिए, कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को समझ सकें। इसलिए साइंटिफिक रोल तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और बायोडायवर्सिटी हेल्प करती है हमें समझने में कि लाइफ कैसे फंक्शन करती है,
और इसका हर एक स्पीशीज का क्या रोल होता है कि अपना जो इकोसिस्टम है उसको बचाने में, क्योंकि हर एक चीज का रोल है इकोसिस्टम में। जैसे कि हम लोग बात करना चाहें पेड़ हो, पेड़ क्या करता है, पेड़ दूसरे जो घास खाने वाले जानवर हैं उन्हें बचा के रखता है। घास खाने वाले जानवर उनके लिए होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं या फिर ओमनिवोरस होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हर एक स्पीशीज का अपना अलग अलग फंक्शन है। तो ये हमारी स्पीशीज, हम रह सकें और दूसरे स्पीशीज रह सकें, तो ये समझना जरूरी हो जाता है। और ये हमारी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग का, हमारी नैतिकता भी है कि हम दूसरे खुद भी जिए और दूसरे जो जानवर हैं उनका भी राइट है कि भैया वो अपनी जिंदगी में अच्छी तरीके से जी सकें। तो ये मोरली रॉन्ग हो जाएगा हमारे लिए कि अगर हम लोग किसी स्पीशीज को खत्म होने दें। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनको बचा के रखें। अगर हम लोग बात करें, गुड इंडिकेटर है अगर बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, तो हम लोग अगर ये डाइवर्सिटी अगर अच्छी होगी तभी तो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। और ये बहुत सारे जो ह्यूमन कल्चर्स हैं, तो जैसे कि अलग अलग सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना हमें सिखाया जाता है कि गाय की पूजा कर लो या फिर अलग अलग तरीके से हमारी अलग अलग सोसाइटीज में भी ये सब हमें देखने को मिलता है। तो ह्यूमन कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो साइंटिफिक रोल हो गया अपना। तो गाइस इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक रोल के बारे में, तो जो ह्यूमंस के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय हुई या फिर बहुत सारी हम लोग आइटम्स इस्तेमाल करते हैं जो कि एनिमल स्किन से बनते हैं। तो बहुत से लोग इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग बात करें कि जैसे कि उनमें से एक इम्पोर्टेंट डाइवर्सिटी का पार्ट होती है क्रॉप डाइवर्सिटी। तो अगर हमारे पास अलग अलग टाइप की क्रॉप रहती हैं, तो फिर उससे हमारे जैसे हमारे हल्के कामों के लिए, जैसे मान चलिए कि अब गेहूं है, तो गेहूं वाला बीज हम इंसान खा लेते हैं, वरना बाजरा वगैरह होता है तो गाय वगैरह खा लेती हैं। तो अब अनाज की वैरायटी से भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, क्रॉप डाइवर्सिटी को हम लोग एग्रो बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है तो ये एक रिजर्वायर की तरह है, तो इंसान बहुत तरीके से इसके ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, हमारा खाना बनता है इन्हीं रिसोर्सेज से। तो बायोडाइवर्सिटी से खाना बनता है, जैसे बहुत से लोग नॉन वेज होते हैं, जैसे कि मुर्गा हुआ, मुर्गी, उनकी अलग अलग ब्रीड आती है। फार्मास्यूटिकल दवाइयों में बहुत सारे प्लांट्स काम आते हैं, एनिमल्स काम आते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं बहुत सारे एनिमल्स से, आपको पता होगा। तो एक बायोलॉजिकल रिसोर्स है। और इससे हम लोग बात करें कि जब हमारा ये बायोलॉजिकल रिसोर्स बन जाता है, तो इंसान की बहुत गंदी आदत है, जब इंसान के पास में कोई रिसोर्स आता है तो इंसान उसे क्या करता है, तोड़ता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है उसे। तो इसीलिए हम लोग बात करें, हम लोग इसके ऊपर इतने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर। इससे जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है। और इससे हम लोग बात करें, नए कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नए कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे हैं। जिससे कि हम लोग बात करें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर असर पड़ रहा है इससे। और ये हम लोग बात करें, हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटीज हैं, जैसे कि हम लोग बात करें जो कि हम लोग बात करें ह्यूमन काइंड के लिए सप्लाई का काम करती है, जैसे फूड क्रॉप हुई, लाइव स्टॉक हुई, फॉरेस्ट हुई, फिशेज हुई, मेडिकल रिसोर्सेज हुई। तो हम लोग बहुत ज्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इकोनॉमिक रूल तो भैया बहुत ज्यादा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा ही अपने सराउंडिंग, अपने रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर हुआ? अगर ये नहीं होगा तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। अब धीमे धीमे, ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा, वही बात हमने की कि जब किसी चीज के ऊपर हम लोग बहुत डिपेंडेंट होते हैं तो हमारी, हम लोग उसे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से अब कैसे कैसे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इतने सारे जानवर हैं वो कैसे खत्म हो रहे हैं, उनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हो रही है। ठीक है, तो गाइस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हम लोग कुछ समय से देख रहे हैं, कुछ दशकों से देख रहे हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत इंक्रीज कर रही है, कि वॉर तो बहुत समय से हुई नहीं है। तो इंसान की पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, तो जब भैया, जब आदमी बढ़ेगा तो उसके लिए कंजम्पशन की जरूरत भी तो बढ़ेगी। जो रेट ऑफ कंजम्पशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। कि हम लोग को अच्छी से अच्छी चीजें चाहिए, हम अपने को, बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं। और भैया वो आएगा कहाँ से, आएगा तो नेचुरल रिसोर्सेज से ही ना। तो इसलिए जो हमारी कंजम्पशन रेट है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और जैसे ही कंजम्पशन रेट बढ़ेगी हमारी, तो उसी हिसाब से जो लॉस ऑफ स्पीसीज है, यानी कि जो जंगलों में जो अलग अलग प्रजाति रहती हैं, जानवर रहते हैं, उनका घर उतनी उतनी ही तेजी में घटेगा अलग अलग हिस्सों में दुनिया के। जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जो कि हम लोग बात करें एक चौथाई हिस्सा घेरते हैं पूरी दुनिया का, और ये हम लोग पूरे बात करें टोटल वर्ल्ड का एरिया है। और यहाँ पे हम लोग बात करें तीन चौथाई वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। और हम लोग बात करें, हम इंसान ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, अंधाधुंध कटाई जंगलों की इंडिया में तो अंधाधुंध चल रही है। तो ये सब, इससे डिफोरेस्टेशन की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत अंधा तरीके से, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए। और कुछ तो कुछ फायदा ही अन्ना ही फाड़ देते हैं अपना,
अपना मतलब निकालने के लिए। तो ऐसे इतनी अंधा कटाई करोगे तो भैया जाओगे कहाँ पे? इसका असर तो हमें अपने एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। इसके जैसे कि इस साल आपको पता होगा कि यूरोप में 45 डिग्री तक गर्मी पहुंच गई, जो कि खास करके इंडिया में होती थी किसी समय पर। अब वो वहां पे यूरोप वगैरह में देखने को मिल रही है। और जैसे ट्रॉपिकल हम लोग बात कर रहे हैं फॉल फॉरेस्ट है, तो ये 50% स्पीसीज को कंटेन करते हैं। अब वहां पे जो नेचुरल हैबिटेट है उनका अब भैया डिस्टर्ब हो रहा, क्योंकि इंसान की 3/4 पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे। तो अब भैया इससे क्या होगा कि भैया पूरा जो बायोस्फीयर है पूरे में गड़बड़ा जाएगा ये। अब ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग तरीके से कैसे कैसे जो हमारे एनवायरनमेंट है या फिर बायोडायवर्सिटी वो खत्म होती है। सबसे पहले नेचुरली कैसे खत्म होती है उनके अलग अलग रीजन देख लेते हैं। जैसे भूकंप आ गया तो बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, फ्लड आ गई बहुत सारे जानवर बह गए, कि वोल्केनिक इरप्शन के जो ज्वालामुखी हुआ वो फट गए, पूरा जंगल ही जला दिया उसने। फॉरेस्ट फायर यानी कि कुछ सूखे जंगल होते हैं वहां पे पूरे जंगल में आग आग लग गई, इससे मर गए। सूखा पड़ जाता तो सब प्यासे मर जाते हैं जानवर। तो इससे हम लोग बात करें पेड़ और फ्लोरा और फौना, पेड़ और जानवर दोनों भैया मरते हैं धरती पर। और इससे हम लोग बात करें बायोडायवर्सिटी में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज के हम इंसान भी बहुत सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे पॉल्यूटेंट जैसे हाइड्रोकार्बन हुआ, टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स हुए, तो हम डायरेक्टली बिना किसी इन्हें मीटर के या फिर बिना किसी इन्हें प्रिपेयर किए, बिना किसी साफ करिए, ऐसे ही सीधे पानी में डाल दिया। उन्होंने कहा कि भैया डाल दो, तो गंदगी फैल रही है, जंग पानी के अंदर के जो मरीन इकोसिस्टम है वो खतरे में पड़ रहा। हम लोग जहरीली गैसें एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं तो उससे जानवर मर रहे हैं। तो ऐसे करके हमारा जो हम जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं कुल मिला के, वो बायोडाइवर्सिटी को बहुत खत्म कर देता है। और दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट लिखा है अपना एक्सोटिक स्पीसीज। तो एक्सोटिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जैसे कि मान चलिए कोई नेचुरल हैबिटेट है, जैसे मान चलिए कि कोई इलाका है जहाँ पे एक इकोसिस्टम बना हुआ है जहाँ पे कुत्ते हैं, हिरन है और पेड़ है। तो अब एक कोई इकोसिस्टम बना दिया, तो अब अ, जो पेड़ हैं उनको ये हिरन खा जाते हैं, और कुत्ते इन हिरन को खा जाते हैं और मर जाते हैं कुत्ते। तो कुत्ते कम मात्रा में है यहाँ पे, तो कुत्ते मरते हैं और वो पेड़ को हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे करके ये इकोसिस्टम बना हुआ था। अब मान चलिए कि हमें यहाँ पे लिया है शेर, और शेर की जनसंख्या बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा। तो वो हमने इस इकोसिस्टम में डाल दिया। ऐसे मान चलिए कि हम कहीं दूसरी जगह से लाए, ऑस्ट्रेलिया से लिया है और इंडिया में घुसा दिया हमने इसे। तो भैया अब जो जो हिरन थे, अब वो कुत्ता तो शेर तो कुत्ता भी खा जाएगा और हिरन भी खा जाएगा। तो जब ये दोनों मर जाएंगे, तो अब पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और पूरे एरिया में पूरा फैल जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी थी, अलग अलग जीव रहते थे अलग अलग प्रकार के, उनको ये जो एक्सोटिक स्पीसीज थी, बाहर से लाई गई स्पीसीज थी, इसने वो पूरी तरह से तहस नहस कर दी, और एक तरीके से जो इकोसिस्टम का बैलेंस था वो खत्म कर दिया। तो जो एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं, ये उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है, लोकल हैबिटेट नहीं होता है, ये बाहर से लाई जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं। तो ये पूरी कम्युनिटी को इकोसिस्टम को खत्म कर देती हैं। तो इसमें एक्सटेंसिव डैमेजेस होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इंट्रोडक्शन हो जाता है नई एक्सोटिक स्पीसीज का। तो एक्सोटिक स्पीसीज इतने खतरनाक होती हैं। अगला लिखा है पोचिंग। पोचिंग मतलब होता है क्या? शिकार करना। तो कुछ दशक हम लोग जैसे 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 शेर हुए, हाथी हुए, डायनासोर हुए, क्रोकोडाइल हुए, मिंक्स हुए, बर्ड्स हुए, इनको हंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनके अलग अलग हॉर्न चाहिए होते हैं, टस्क चाहिए होते हैं, यानी कि इनके हमें बॉडी पार्ट चाहिए होते हैं, इसलिए हम इन्हें मार रहे हैं। तो इनमें हम लोग देख रहे हैं कि ये इतने खतरनाक हो गए, मतलब इतने कम बचे हैं दुनिया में कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं। अब ये कैटेगरी क्या है इसको समझते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें तो आईयूसीएन है, तो ये हम लोग बात करें कि अलग अलग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। और भैया जैसे इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचर में जो एनिमल्स हैं, जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उनको कंजर्व करने का काम करता है। तो इसमें हम लोग बात करें कुछ स्पीसीज, जैसे कि कुछ जैसे जानवर हुए, कुत्ते हुए, बंदर हुए, तो जिनकी मात्रा का जो बहुत ज्यादा मात्रा में उन्हें नॉर्मल स्पीसीज के अंदर रखते हैं, जो कि कम मात्रा में है, उन जो कि कम मात्रा में बचे हुए हैं तो उन्हें एंडेंजर्ड में डाल दिया। जो कि बहुत कम बचे हैं, 100 बचे हैं, 50 बचे हैं, तो वर्नेबल स्पीसीज में है। और जो बहुत ज्यादा रेयर हैं, बहुत हाईली रेयर देखने को मिलते हैं, तो वो रेयर स्पीसीज के अंदर डाल दी है। यानी कि कैटेगरी कर दी है कि जो बहुत ज्यादा मतलब कम बचे हैं और
कम बची हैं, तो जो बहुत ज़्यादा कम है, जो बहुत रेयर स्पीशीज़ हैं, उनको अगर आप मार देंगे तो आपको जेल हो जाएगी। वल्नरेबल स्पीशीज़ वगैरह हुई, तो अगर आप शेर का शिकार आज के समय पर करते हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है, या फिर ऐसी स्पीशीज़ को मार देते हैं या ऐसे पेड़ को खत्म कर देते हैं, तो आपको जेल हो जाएगी। तो इनको कंज़र्व करने की ज़िम्मेदारी सरकार लेती है। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, इसने थ्रेटेंड स्पीशीज जैसे प्लांट, क्यू एनिमल्स की ना तीनों कैटेगरी में कर दिया कंजर्व करके। और ये मतलब एक रेड लिस्ट होती है, तो इसमें अलग अलग स्पीशीज के बारे में देते हैं, जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज मैंने बता ही दिया, वल्नरेबल स्पीशीज भी बता दिया, ठीक है, और रेयर स्पीशीज बता दिया। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं जो कि खत्म होने के कगार पर हैं। जो आईयूसीएन है, तो ये अबाउट पूरे वर्ल्ड वाइड रेड लिस्ट में निकाल देता है, जैसे रेड पांडा हुआ और एरोलिस फ्लिंगा इसकी कैटेगरी है। तो इसमें हम लोग बात करें, ये खतरा बोलो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज हम लोग बात करें कि ये बिल्कुल फ्यूचर में खत्म हो ही जाएंगे, और इनके कम चांसेस होते हैं कि ये बच पाए, तो इनको बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और तीसरा है रेयर स्पीशीज, तो ये बहुत ज्यादा या 10 या 5 इतनी ही मात्रा में होते हैं, बहुत कम होते हैं, कन्फाइंड और लिमिटेड एरिया में होते हैं, जैसे कि हुम्बोल्डिया हुम्बोल्डिया डेकोरिन बैड, और ये हाईली हाईली रेयर एंडेमिक ट्री है साउथ एंड वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में। तो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं ये, ठीक है। अब बात आती है कंजर्वेशन की, तो हमें इन्हें बचाना भी पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस कंजर्वेशन की बात करें, तो यानी कि अब हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना है। तो बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट है इंसानी अस्तित्व के लिए, कि अगर हमें बायोडायवर्सिटी को नहीं बचाएंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी लाइफ है, तो ये क्लोजली इंटरलिंक्ड है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर जंगलों के अंदर अगर ज्यादा हिरन वगैरह या फिर दूसरे घास खाने वाले जानवर होंगे, तो पेड़ों को खा जाएंगे। तो इसलिए हम लोग बात करें कि अगर पेड़ों को खा गए, तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो हर एक जीव एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, इन इकोलॉजिकल साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तो इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि अगर ये नहीं रहे या दूसरी स्पीशीज खत्म हो गई, कोई भी एक स्पीशीज कम हो गई, तो इससे पूरे इन्वायरमेंट की जो साइकिल चल रही है, तो उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो ये लोग एक दूसरे की तरफ इंटरलिंक्ड है और डिस्ट्रीब्यूट है, और अगर एक भी खत्म हुआ तो इम्बैलेंस हो जाएगा दूसरे में। अगर एक स्पीशीज प्लांट एनिमल की एंडेंजर्ड हो गई, तो ये पूरे एनवायरनमेंट को खत्म कर सकती है। जैसे कि हम लोग बात करें, इंसान की खुद का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, इसलिए लोगों को जागरूक कराना और अडेप्ट करवाना या एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जैसे कि जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए बिल्डिंग बनानी है, रोड बनानी है, तो वो भैया ऐसे तरीके से ना की जाए कि भैया पूरे जंगल तुम काट दो। ऐसे तरीके से करो कि भैया जंगल भी बचे रहे और तुम भी चले रहो, एक सस्टेनेबल वे में, कि लाइफ फॉर्म भी ना खत्म हो, तुम भी अपना डेवलपमेंट है वो कर लो। तो डेवलपमेंट हमेशा सस्टेनेबल वे में करना चाहिए। ये नहीं कि भैया डेवलपमेंट के नाम पे तुमने हजारों पेड़ काट दिए, डेटा सेंटर खोलने हैं तुमने हजारों पेड़ निपटा दिए, तुम्हें बिल्डिंग खोदनी है तुमने बहुत सारे पेड़ काट दिए, बहुत सारे जानवर काट दिए। तो ये नहीं होता है भैया। एक अगर तुम्हें रहना है, तो जानवरों को भी तो रहना है, तो ये सब चीजें बचा के रखो। और भैया एक कॉन्शियसनेस बढ़ाने की जरूरत है, कि हमें हमें सस्टेनेबल वे में यूज करना है अपने एनवायरनमेंट को, और लोकल कम्युनिटीज के साथ में कॉर्पोरेशन करके रखना है, जिससे कि जो डेवलपमेंट है, और जो मतलब एक तरीके से लोकल लेवल पर एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर स्ट्रक्चर बनाया जा सके। इसकी जरूरत भी है हमें, क्योंकि अगर हम लोग नहीं बनाएंगे, तो फिर समस्या हमें को आगे देखने को मिलेगी। और आज के समय पर ये समस्या नहीं है कि हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर ये समस्या है कि हमें ये जो प्रोसेस है, इसको कंटिन्यू करके रखना है। जो कंजर्वेशन की प्रोसेस है, हमें इसे रोकना नहीं है, कि एक बार तुमने प्लान बना लिया तो बस बंद कर दिया, ठीक है, एक बार हो गया तो ठीक है। भैया अब खुद तो करना ही है, अपने बच्चों को भी कराना है और अपने पोतों को भी कराना है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, अगर तुमने ये नहीं कराई, तो भैया आगे चल के समस्या बढ़ जाएंगी, और उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और हम लोग बात करें कि इंडिया के साथ 155 जो दूसरे कंट्रीज हैं, उन्होंने साइन किया था कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। कहाँ पे अर्थ समिट हुई थी, तो एक तरीके से एक अलग अलग देशों का ग्रुप बना, और उन्होंने रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में है, तो जून 1992 में सिग्नेचर किया, कि भैया दुनिया में समस्याएं बढ़ रही हैं, अब हमें क्या करना होगा, हमें अपने देशों के अंदर ऐसी सिस्टम बनाना होगा या जगहों को बचाना होगा, जिसके तहत हमें क्या करना होगा, अपने कंट्री के अंदर कुछ चीजें चेंज करनी होंगी, जिससे कि हमारे बायोडायवर्सिटी बची रहे और हमारा जीवन चलता रहे। इसके लिए हम लोग बात करें कि बहुत सारी वैरायटीज वगैरह को नेचुरल बाउंड्रीज बना दी गई, कि भैया के जानवरों के साथ खतरा ना हो। तो इंडिया ने इसीलिए पास किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके तहत भैया नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए गए।
और इनमें क्या रखा जाता है कि इनमें खास तौर पर मैं बता दूं कि कुछ खास स्पीसीज है जहाँ पे जो कि इंसानों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, जो कि बहुत कम बची हैं, तो इनको ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ पे इंसानों का इलीगल वहां पे जाना ही अलाउड नहीं होता है। बहुत सारी जगह तो ऐसी भी होती हैं। तो फिर कि वो अपने एनवायरनमेंट में रह सके, कि ह्यूमन इंटरफेयर ना करे, तो गवर्नमेंट ने ऐसे नेशनल पार्क वगैरह बनाए हैं बहुत सारे। अब हम लोग बात बात करते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी कैसे कैसे बनाई गई है, और मेगा डाइवर्सिटी सेंसस क्या क्या थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो भैया हम लोग स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए। जो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है ये सजेस्ट की जाती है, तो इसके कुछ रूल पहले कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला कि एफर्ट्स करने चाहिए कि भैया अपनी स्पीसीज, जो अलग अलग स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड है, तो उनको प्रिजर्व करके रखना है, और एक्सटेंशन से बचाना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है कि कौन सी स्पीसीज कहाँ पे है, इसको कैसे मैनेज करें कि खत्म ना हो। और भी जो वैरायटीज है फूड क्रॉप की, जैसे फोजेस प्लांट हुए, टिम्बर ट्रीज हुए, लाइव स्टॉक हुए, एनिमल हुए, जो कि वाइल्ड, जिनके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, और उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं इनको प्रिजर्व करके रखा जाए। हर एक कंट्री आइडेंटिफाई करे क्या हैबिटेट जो जानवर के होते हैं, और उनके किसके आइडेंटिफाई करे हैबिटेट वाइल्ड रिलेटिव्स के जो जानवर वगैरह होते हैं, और उनको इंश्योर करें उनकी प्रोटेक्शन की, जानवरों के, उनके हैबिटेट, प्लांट्स के, उनके जंगली हैबिटेट रिलेटिव्स वगैरह उनके हैबिटेट, तो ये पता करें, आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। हैबिटेट जहाँ पे स्पीसीज फीड करती हैं, ब्रीड करती हैं, रेस्ट करती हैं, नर्स करती हैं, मतलब अपने बच्चों को पैदा करती हैं, तो उन्हें सेफ गार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड को मैन रेगुलेट करना चाहिए। ये नहीं है कि अंधा अंधा मात्रा में आप जानवरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए कि आप किसी जो कंट्री जहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं है ज्यादा, तो आप लोग कुछ नहीं है अपनी मर्जी मन मर्जी चला रहे हैं, तो ये चीजें नहीं चलने वाली हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम लोग मेगा डाइवर्सिटी सेंटर के बारे में, जहाँ पे हम लोग बात करें पॉपुलेशन जो स्पीशीज की होती है बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कुछ कंट्री दुनिया में ऐसे सिचुएटेड हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड हैं। यहाँ पे बहुत सारी, हम लोग बात करें, वर्ल्ड की स्पीशीज पाई जाती हैं, डाइवर्सिटी की। इसीलिए इन्हें मेगा डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी सेंटर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं जानवरों की। इसमें कि हम लोग बात करें 12 कंट्रीज इसमें हैं, जिनके नाम है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मडागास्कर, चाइना, और हमें इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, यहाँ ये सेंटर्स हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो अब जब इतनी बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी है, तो उनको बचाना भी तो जरूरी है। तो अब भैया इनको कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे हम लोग बात करें जो एरियाज हैं, तो ये वर्नेबल भी हैं कि भैया यहाँ पे खतरे भी होते हैं। तो यहाँ पे आईयूसीएन ने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है सर्टेन एरियाज को, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा गया है। क्यों? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जो हॉटस्पॉट होते हैं, तो ये अकॉर्डिंग किए जाते हैं वेजिटेशन के हिसाब से, जो प्लांट इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं इकोसिस्टम के लिए। बट सभी हॉटस्पॉट नहीं बन पाते हैं। जो हॉटस्पॉट होते हैं, जो कि हम लोग बात करें जहाँ पे स्पीसीज रिच इकोसिस्टम होता है, जैसे फूड के लिए, फायरवुड के लिए, तो यहाँ पे जैसे मडागास्कर वगैरह हैं, तो यहाँ पे 85% प्लांट और एनिमल ऐसे हैं जो कि और कहीं पाए नहीं जाते हैं। तो अब ये जो वेल्दी इकोसिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। जो दूसरे, ऐसा नहीं है कि बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे। जो दूसरे हॉटस्पॉट हैं, तो जो कि जैसे वेल्दी कंट्रीज में, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रेशर पड़ रहे हैं, जैसे आइलैंड ऑफ हवाई है, वहाँ पे यूनिक प्लांट्स है, एनिमल है, तो ये खतरे में है। और तो यहाँ पे इन चीजों को देख के रखना चाहिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन सी 12 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इनके नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ: सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड फॉरेस्ट, सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट, वेस्टर्न इक्वाडोर एंड कॉम्बियन कोलंबियन कोको ट्रॉपिकल एंडीज, अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राजील, अपर गुयाना फॉरेस्ट, ईस्टर्न आर्क माउंटेन तंजानिया, वेस्टर्न घाट इंडिया, ईस्टर्न हिमालयाज, सनहारा फॉरेस्ट श्रीलंका, पेनिनसुला मलेशिया, फिलीपींस, नॉर्दर्न ब्रूनो इंडोनेशिया, ईस्टर्न मेडागास्कर, क्वींसलैंड एंड मलेशियन एंड न्यू कैलेडोनिया। और ये रहे अपने क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो।
और आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट एग्जाम्स की या अपने स्कूल लेवल्स की, तो आप लोग हमारी वेबसाइट द एंड ऑफ फ्रेंचाइज को फॉलो कर सकते हैं और मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।